खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज आईटी विभाग के साथ करेंगे बैठक। पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली अग्निकांड में नया मोड़, कुक ने मामले में खुलासा किया। स्टोव में धमाके के बाद आग लगने की बात कही। खान सर की बड़ी मुश्किलें, कोचिंग सेंटर सील होने का बड़ा खतरा। बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया। 5 जुलाई तक सभी जिलाधिकारियों को पेश करनी होगी रिपोर्ट। आम लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का बड़ा झटका। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी, नई दरें लागू। दिल्ली में अब तक सिलेंडर की कीमत हुई 942 रुपए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और बिना अनुमति बने निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से ऐसे मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई का आधार किसी भी व्यक्ति की पहचान, धर्म या उसके समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण किया गया है, नियमों के खिलाफ अगर आपने निर्माण किया है तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। और इसी अभियान
अभियान के तहत अब गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित जो मदरसे बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिन संस्थानों के पास आवश्यक मान्यता या फिर पंजीकरण नहीं है, जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो उनके खिलाफ जो नियम के अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन इस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ये सबसे प्रभावी कार्रवाई है? क्या सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रशासन का ये सख्त रुख जरूरी है? और गाजियाबाद में शुरू हुई कार्रवाई क्या अब पूरे यूपी में शुरू होने जा रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज चर्चा का केंद्र रहेंगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार इस तरह की कार्रवाई को लेकर आमने सामने नजर आता है। हर बार जब भी ऐसी कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध करता है और बार बार यह आरोप भी लगाया जाता है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सरकार एक बार फिर से इस तरह की जो कार्रवाई है उसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। ये भी बता चुकी है कि अगर नियम के विरुद्ध कोई जाएगा, नियम तोड़ेगा, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें किसी भी व्यक्ति के धर्म का, उसके समुदाय का, उसकी किसी भी तरह की आइडेंटिटी का, यानी पहचान का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन क्योंकि राजनीति में हर एक मुद्दा गरमाता है और हर एक कार्रवाई को लेकर भी जो सत्ता पक्ष की ओर से कुछ भी किया जाता है उसको लेकर विपक्ष की ओर से सवाल तो उठाए जाते हैं। विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना, लेकिन सवाल कितने जायज हैं इसकी भी आज चर्चा करेंगे। सामाजिक संगठन इस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि क्या अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ यही सबसे प्रभावी कार्रवाई है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इसी तरीके से आप कार्रवाई करेंगे, क्या कोई और रास्ता आपके पास नहीं है? विपक्ष का तो ये भी कहना है कि एक विशेष समुदाय को सरकार टारगेट करने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी पीछे नहीं है स्पष्टीकरण देने में। अपने जो बिंदु है, अपना जो उद्देश्य है, जो एजेंडा है सरकार का, समय समय पर क्लियर करती रहती है। एक बार फिर जब इस कार्रवाई को लेकर सख्त नजर आ रही है योगी सरकार, तो खुद विभाग की ओर से भी ये साफ किया जा चुका है, सरकार के तमाम प्रतिनिधि भी सामने आए और उन्होंने इस बात को कबूला है कि हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ना इंडिविजुअली, ना किसी धर्म के खिलाफ, ना किसी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि हम जो नियम है उनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर कार्रवाई नियमों के हिसाब से होती है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसका सभी को साथ देना चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष इसे बेफिजूल एक मुद्दा बना रहा है? इस पर भी आज बातचीत करेंगे। सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रशासन का ये सख्त रुख कितना जरूरी है और क्या ये कार्रवाई का जो मोड चुना गया है, जो तरीका चुना गया है, वो ठीक है या नहीं? इस पर भी आज बातचीत होने वाली है। और विपक्ष क्या सोचता है, वैसे क्या सोचता है, ये बातें तो लगातार सुर्खियां बनती ही रहती हैं। लगातार बुलडोजर कार्रवाई का भी विरोध करते हुए नजर आते हैं विपक्षी, और जब बात मस्जिद पर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव फैलाता है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि लगातार ये आरोप तो लगाए जाते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है और इसी को लेकर ये बहस अब तेज हो चुकी है। गाजियाबाद में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है, क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिलेगी? सबसे खास बात, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर एक कड़ी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ना विपक्ष इस समय किसी मुद्दे को छोड़ने की मूड में लग रहा है, ना सत्ता पक्ष कोई ढील बरतने की तैयारी में दिख रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास ये जो समय बचा हुआ है, अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर ही रहे हैं। ये भी बता रही है योगी सरकार कि आगे अगर आप एक बार फिर से हमें चुनते हैं तो किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि कोई विकास का मुद्दा नहीं है योगी सरकार के पास, इसी तरह की कार्रवाई करते हैं, हिंदू और मुसलमान को बांटते हैं। लेकिन 2027 का चुनाव, जैसे हमने आपको इसका पहले भी जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कोई भी मुद्दा छूट जाए, ये हो नहीं सकता। देखिए, अवैध मजारों और अतिक्रमण पर बुलडोजर कई बार गरज चुका है। 12 बीघा जमीन पर मदरसा बना था, 7 कमरों का मदरसा बनाया गया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। साल 2021 से ये मदरसा चल रहा था
और ये पहली कार्रवाई नहीं है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से की जाती है। 25 करोड़ की सरकारी जमीन का पूरा मामला है। इतना ही नहीं, मदरसा संचालक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो यानी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, कानूनी तौर पर ही तमाम कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए और आपने मदरसे को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन से भी सवाल उठाए जा सकते हैं, शासन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। गाजियाबाद में अब यह एक्शन शुरू हो चुका है। 12 बीघा जमीन पर यह मदरसा बना हुआ था, 7 कमरों का मदरसा बनाया गया था। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तमाम जानकारी। और बड़ी बात यह है कि साल 2021 से यह मदरसा चल रहा था, 5 साल हो चुके हैं। 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बना हुआ था। आप सोचिए, 5 साल हो चुके हैं और इसी तरीके से संचालित हो रहा था। यहाँ पर अगर कब्जे में नहीं होता, अवैध नहीं होता, तो कितना उपयोग सरकार इसका कर सकती थी। मदरसा संचालक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया अब अमल में लाई जा रही है। देखिए, एक मामला है, लेकिन अब और ऐसी कार्रवाई होगी। ये सरकार की ओर से कह दिया जा चुका है, साफ कर दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा होता है जो कि नियम के हिसाब से ठीक नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गाजियाबाद में अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब लोग ये पूछ रहे हैं, चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। सपा का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। अविरल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी, क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कार्रवाई का उद्देश्य क्या है, मायने क्या है, और क्या जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर आप जरा स्पष्टीकरण दीजिए कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है क्या सरकार? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब इक्वल हैं। हमारे द्वारा अगर एक तरीके से कार्रवाई की बात कर ली जाए तो कार्रवाई वही होती है, बुलडोजर वही चलता है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, अवैध रूप से निर्माण होता है और अवैध कब्जा होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कब्जा चाहे किसी ने भी किया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी किसी भी जात पात संप्रदाय, जिले, विधानसभा किसी क्षेत्र का हो, कोई व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी का भी करीबी हो, कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, अगर किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, इलीगल तरीके से कब्जा किया है, तो उस पर निश्चित रूप से कानून के माध्यम से बुलडोजर चलेगा और उसको डेमोलिश किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपैलिटी एक्ट भी इस चीज की इजाजत देता है, इस चीज को भी याद रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की बात की जाती है, मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से गलत है, तथ्यात्मक नहीं है। क्योंकि अगर बात कर जाए ढहाने की, तो निश्चित रूप से डेमोलिशन होगा, ढाया जाएगा उसको। और अगर कोई भी लैंड माफिया या किसी प्रकार का माफिया उसमें इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट करने का काम करता, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। अब मैं हिंदू हूं, अब कोई सामने वाला मुसलमान है या किसी भी जात या संप्रदाय का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है। और जाति के आधार पर सरकारें नहीं चला करती, धर्म के आधार पर सरकारें नहीं चला करती, ना चलनी चाहिए, ना कानून और संविधान इसकी इजाजत देता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं चलती है। ये सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है और सब इक्वल है, सब बराबर है। कोई कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। अविरल जी, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जितेंद्र जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सहमत हैं, क्योंकि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरह के बयान सामने आते हैं, समय समय पर इस चीज को लेकर आप पर भी आरोप लगते हैं कि क्या एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आपका स्पष्टीकरण अपनी जगह ठीक है। जितेंद्र जी, क्या राय है आपकी? जो कार्रवाई की जा रही है गाजियाबाद में, ठीक है आपकी नजर में? ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आज हमारे प्रदेश के मुख्य मुद्दे जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो लगातार नौजवानों के साथ नौकरी को लेकर अत्याचार होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अन्याय हो रहा है। इस तरह के मामले लगातार ये विशेष मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। इन पर सरकार कभी बात नहीं करती। महंगाई पर बात नहीं करेगी किसान के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती, ना ही महंगाई पर बात करना चाहती है, ना ही नौकरी पर बात करना चाहती है, और ना ही बेरोजगारी पर बात करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कुछ कर ही नहीं पाए, पर क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, रही बात
विपक्ष की कि विपक्ष सहमत होगा कि नहीं सहमत होगा। अरे इनके तो कार्रवाई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इनकी सरकार की, इनके मंत्री नहीं सहमत है। संजय निषाद जी हैं कैबिनेट मंत्री, अभी एक इनकाउंटर हुआ है, उसमें उन्होंने जातीय आधार पर इनकाउंटर करने का आरोप लगाया। ये उनके मिनिस्टर है कैबिनेट के सरकार के। उन्होंने कहा है कि एक निषाद था, उसको मार दिया पुलिस ने, और जो बीजेपी के पक्ष के लोग थे हत्यारे, उनको छोड़ दिया। अब प्रश्न तो मैडम उठ जाएगा, जब आप वो लड़का जो था जिसने मारा था बकरीद के दिन चौहान को, उसका आपने इनकाउंटर किया, बहुत अच्छा किया, समाजवादी पार्टी कहती है ठीक किया, सूर्या चौहान। लेकिन जितेंद्र पाठक ने तो 2.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार डाला, आपने उसको क्यों छोड़ दिया? क्या प्रश्न नहीं उठेगा? आप सोचिए मैडम, एक की छाती पर गोली मारोगे, अपराध वही है, लेकिन जितेंद्र पाठक का अपराध मुझे लगता है असद से भी बड़ा था, क्योंकि वो बच्चा नहीं। ठीक है जितेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां गलत हो रहा है वहां कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवाल भी उठने चाहिए। इसके पहले मैं नवीन जी के पास जाऊंगी, अविरल जी इन्हीं सवालों के साथ आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन जितेंद्र जी, अब गाजियाबाद में जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक चल रही है, उससे तो ठीक आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना? सही काम हो रहा है? इनके मंत्री को तकलीफ हो रही है मैडम, इनके मिनिस्टर को तकलीफ हो रही है। आपको हो रही है कि नहीं हो रही है? उनके मिनिस्टर की बात वो करेंगे, आपको हो रही है कि नहीं? सुन लीजिए मैडम, आपने कहा कि हम सहमत हैं कि नहीं सहमत। अरे जब सरकार से सहमत नहीं है आदरणीय बहन जी, तो फिर विपक्ष कैसे सहमत होगा? जब सरकार का ही मिनिस्टर नहीं सहमत है, वो जातीय आधार पर इनकाउंटर करने का आरोप ठीक है लगा रहे जितेंद्र हैं। जी, हालांकि दो लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे खुद ही पूछ लूं, आप खुद ही इस बात को अपने तरीके से बता सके उतना बेहतर होगा। नवीन जी, ये कार्रवाई जो की जा रही है, ये पहली बार तो ऐसा है नहीं, जब भी ऐसे मामलों को लेकर सरकार सख्त होती है तो इस तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जाते हैं। अब एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सवाल तो यही बनता है ना कि अगर कुछ ऐसा है जो नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, जो गैर कानूनी है, तो उस पर कार्रवाई पर इतना शोर शराबा आखिर क्यों? भावना जी देखिए, दो चीजें हैं, एक तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है काफी हद तक उसके सवाल जायज हैं। अब मैं एक सवाल और भारत अपडेट के दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कॉलोनी में रहते हो, चाहे वो आवास विकास की हो, प्राधिकरणों की हो, आगरा में हो, नोएडा में हो, किसी यमुना में, कहीं भी प्राधिकरण की कॉलोनी हो, हर एक व्यक्ति के घर के बाहर जो नाला नाली होती है ड्रेनेज का, सबने कवर करके पार्किंगें बनाई हुई हैं पूरे प्रदेश में। नोएडा अथॉरिटी के बनाए हुए जो मकान थे, जिनको आप कहते हैं कि 1 रूम फ्लैट होते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम खींच खींच के लंबे लंबे 3-3 फ्लैट कमरे के फ्लैट बन गए हैं सरकार की नाक के नीचे। लेकिन आप टारगेट किसको लिए हुए हैं? केवल मदरसे ही अवैध है क्या उत्तर प्रदेश में? केवल मदरसों ने ही कब्जा किया है? सरकार एक लिस्ट जारी कर दे हर जिलेवार कि भैया ये जमीनें सरकारी हैं, इन पर ये अवैध निर्माण हुआ है, कब्जा धारक अगले 1 महीने के अंदर उसको हटाएं, अन्यथा हम बुलडोज करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। फिर चाहे मदरसा हो, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो, या कोई और हो, या कोई पता चला किसी IAS IPS के घर के बाहर का वो कॉमन एरिया सरकारी है जिस पर DG सेट लगे हुए हैं, उठाइए दोस्त करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है, सिस्टम में भी इतनी हिम्मत नहीं है। केवल वही काम हो रहा है, और अभी जैसे जैसे चुनाव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में होना है, तो यही चलेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदू मुसलमान करने में असफल हो गई तो सरकार में नहीं आ पाएगी। उसका एकमात्र एजेंडा है कि किसी तरीके से लोगों को विभाजित करो, और वो विभाजित करने में सफल रही है, उसका परिणाम दिखाई दिया, सरकार बनी 80-20 और ये सब करके। लेकिन जिस तरीके से हमारे भाई अविरल जी बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं कि म्युनिसिपल एक्ट जो बोलता है वो एक्ट सबके ऊपर लागू होता है, किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म और संप्रदाय पर नहीं होता। आपने कहा दुनिया भर की गिनवाई के साथ क्षत्रिय ये वो, अरे भाई भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक एक कानून से चलाए जाएंगे, एक ही कानून लागू होगा। तो मुझे तो आंकड़ा बता दीजिए आप लोग, दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, कि भाई उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 तक कितने मदरसे तोड़े गए, कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, और कितने ऐसे स्थल तोड़े गए जिन पर प्रभावशाली राजनीतिज्ञों का कब्जा रहा है, राजनीतिक दलों का कब्जा रहा है, उनके समर्थकों ने कब्जे किए हुए हैं।
या ये सरकार घोषणा कर दे कि नहीं साहब कहीं कोई कब्जा नहीं है, यही अवैध है, इन्हीं को हम तोड़ रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? कोई राजनीतिक एंगल नहीं आएगा। सरकार ये बयान तो दे कि प्रदेश में केवल मदरसे अवैध हैं या कुछ और जाति विशेष संप्रदाय विशेष के जो स्थल हैं वो अवैध हैं, बाकी सब ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। फिर कहां दिक्कत आ जाएगी? लेकिन नवीन जी, लेकिन सच यही है कि सरकार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सामने लाके काम करती है, और जबकि वास्तविक सच्चाई जो 90% है, अतिक्रमण है, कब्जे हैं, उन पर काम नहीं करती है। इटावा में तो पूरा के पूरा एक पहाड़ गायब हो गया। चलिए नवीन जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं अविरल जी के लिए, तो मुझे लगता है अगर लगातार सवाल पूछे जाएंगे तो भूल जाएंगे कि कौन से प्रश्न का पहले उत्तर देना है। अविरल जी, आपने सुना सपा जाहिर तौर पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई क्या विशेष समुदाय के लिए, पहले भी मैंने यही प्रश्न दोहराया और अभी भी लबोलबाब यही निकलकर सामने आ रहा है कि क्या केवल इस तरह के मदरसे ही अवैध हैं, क्या और कोई इमारत नहीं दिखती है प्रशासन को? ये सवाल उठ रहे हैं। अविरल जी, आप सुन पा रहे हैं? ले गए अविरल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अविरल जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक नवीन जी दोबारा, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में आया था, क्योंकि अविरल जी की ओर से कहा गया था कि केवल धर्म के हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती है। अगर जनता वोट दे रही है, लगातार कई बार जनादेश दिया जा चुका है, केंद्र लेवल पर बात करें तो राज्यों में भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि केवल यही मुद्दा रहा होगा, यानी कुछ किया है सरकार ने या नहीं किया है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं जो कहूंगा भावना जी उससे ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस विनोद दिवाकर जी ने जो टिप्पणी की है, और हाईकोर्ट की इससे पहले भी जो टिप्पणियां सरकार के ऊपर आई हैं, वो बहुत गंभीर स्वभाव की हैं, गंभीर नेचर की हैं। क्या सरकार के और सिस्टम के आचरण में कोई बदलाव आया, कोई चेंजेस आए? तो निश्चित तौर पर जुडिशरी भी इस चीज को देख रही है, ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, मैंने तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल किया है कि इंक्रोचमेंट, देखिए सड़क सरकार की होती है, और सड़क के ऊपर अगर हम पटरी डाल के और अपनी गाड़ियां खड़ी करके पार्किंग बना लें, उसके आगे फेंसिंग लगा दें और उस पर डीजी सेट लगा दें, तो ये भी तो सरकार की जमीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है ना। और मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ भारत अपडेट के मंच पर कि नोएडा अथॉरिटी एक सर्वे करा ले पूरे नोएडा का, गाजियाबाद अथॉरिटी गाजियाबाद का करा ले, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी आगरा का करा ले, और एलडीए लखनऊ का करा ले। बिल्कुल ठीक है आपकी बात नवीन जी, लेकिन देखिए कुछ खबरें तो ऐसी सामने आती हैं, कुछ खबर नवीन जी देखिए कुछ खबरें तो ऐसी सामने आती हैं जहां पर जगह जगह पर कार्रवाई को लेकर तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो इतनी सुर्खियां नहीं बटोरती। क्या ये भी कारण हो सकता है कि जब ऐसी खबर सामने आती है तो ये ज्यादा हेडलाइंस में चलता है और इसको लेकर विपक्ष ज्यादा मुखर हो जाता है? क्या ये भी एक पीओवी हो सकता है? नहीं मैडम, देखिए ऐसा है, आज की तारीख में तमाम चैनलों की टीआरपी ही केवल हिंदू और मुसलमान पे चल रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, तो मीडिया लाइन में हूं, बैठता हूं, और मैं अमूमन इस तरीके के विषयों पर डिबेट करने से बचता हूं या उन पर कोई सब कमेंट करता नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं नफरतों की राजनीति जो क्रॉप अप हुई है देश के अंदर, इसको खत्म करने में हमारी तमाम पीढ़ियां खप जाएंगी। और वो नफरतें हम देख रहे हैं आज की तारीख में। हमने खोड़ा में क्या देखा? कोई जमीनी विवाद था उन दोनों के बीच में, कोई और विवाद था? नहीं था ना, मतलब बालिग बच्चे नहीं थे वो, और इतनी नफरत क्रॉप अप हो गई कि सूर्या चौहान की जान चली गई। ऐसा ही एक प्रकरण अभी और हालिया देखने को मिला। तो इस तरीके की चीजों से जो लोग की जान जा रही। हाँ, एक मामला भी आया है ना कहीं, तो उसको नॉन वेज खाने के लिए बाध्य किया, बच्चे ने नहीं खाया उसने, तो उसकी भी हत्या कर दी गई, तो शायद उसमें भी जो है समुदाय विशेष का व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो ये नफरतें जो क्रॉप अप हो रही हैं, ये समाज को कहां ले जाके खड़ा करेंगी? प्रश्न ये नहीं है कि अपराधी कौन है, प्रश्न ये है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं और उसमें कितना भागीदारी सरकार कानून व्यवस्था की कर पा रही है। अगर कानून व्यवस्था चौबंद होती तो क्या ये घटनाएं हो सकती थी? किसी की इतनी हिम्मत है, और वो भी अल्पसंख्यक समुदाय वाले की इतनी हिम्मत हो जाएगी आपके राज्य में वो काट देगा हिंदू को? कहां है कानून व्यवस्था आपकी? इसका मतलब आपने जो भाषण दिए हैं, जो बातें कही हैं,
उनका अमल कहीं हो नहीं रहा है, ना आपका पुलिस सिस्टम कर रहा है, ना कोई और कर रहा है, केवल बस हो चल रहा है। अब व्यवस्था ये हो गई है, वरना आप कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, मजाल नहीं है, बदमाश या तो यमराज के यहाँ चले जाएंगे, चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। कहाँ है ये सब दावे? हिरासत में हत्याओं का रिकॉर्ड है आपकी सरकार का, और आप कह रहे हैं साहब ने कानून व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। बिल्कुल नवीन जी, हालांकि देखिए आप, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है, तो अब जनता अपना जनादेश देगी और तभी पता चलेगा कि किन मुद्दों पर इस बार जनता ने विश्वास जताया है और क्या लगता है उन्हें कि काम हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर क्या केवल एक धर्म के हिसाब से ही सरकार चल रही है। तमाम चीजों को लेकर जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं ना नवीन जी, आप तो बेहतर तरीके से समझते हैं, तभी ये आकलन एकदम सटीक समझ में आता है कि हाँ, सरकार की ओर से क्या किया गया है, विपक्ष के जो सवाल थे, जो दावे थे, उन पर जनता ने कितना भरोसा किया है। नवीन जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले क्योंकि अविरल जी आपसे जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कह रहे हैं कि क्या केवल मदरसे ही अवैध हैं, जो और अतिक्रमण होते हैं, क्या वो शासन प्रशासन को नजर नहीं आते हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से सब कार्रवाई होती है, कोई मदरसा हो, कोई मस्जिद हो, या किसी का घर हो, किसी का आवास हो, किसी का हिंदू का हो, मुसलमान का हो। मैं समझता हूँ। चलिए, अविरल जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू मुझे समझ में आ रहा है। जितेंद्र जी लगातार यही कह रहे हैं, अब वो चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कीजिए या फिर अभी अविरल जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगातार एक ही बात कही जा रही है कि हम तो कार्रवाई करते हैं तो नियम के अनुसार ही करते हैं। तो अगर नियम के अनुसार इन मज़ारों पर, इन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल एक उदाहरण के साथ अपनी बात करें। हम भी हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहते। जैसे मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, और सड़क पे नमाज पे प्रतिबंध लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम तो नियम मैडम। अगर किसी नियम के तहत नमाज आपने बंद कर दी, तो 1 महीने के लिए सावन में जो कांवड़ यात्रा जाती, कई हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, मैडम पूरी रात भर जाम लगी रहती। दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, 5 मंगल को शहरों में इतनी जाम रहती है, जो हनुमान जी का भंडारा होता है। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं सभी धर्मों को उनकी स्वतंत्रता। 1 दिन का होता है, 5 मंगल होते हैं, 5 बार के होते हैं। ठीक है, देखिए जितेंद्र जी आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है, लेकिन दूसरा पक्ष जो कहता है, आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, दूसरा पक्ष जो कहता है क्या यात्रा अब कहीं और से जाएगी, यात्रा तो सड़क से ही होकर गुजरेगी, लेकिन नमाज तो मस्जिदों में पढ़ी जा सकती है, ऐसा होता है नहीं होता है? देखिए, रोडों पर भंडारे भी होते हैं, केवल जुलूस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भंडारों में क्या मतलब कोई बिजनेसमें आके भंडारे में खाना खाता है, या कोई वीआईपी पर्सन भंडारे में खाना खाता है? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, दोबारा अपनी बात को दोहराइए। नियम का अगर आप हवाला देंगे तो नियम यह है कि ट्रैफिक जाम की वजह से ऐसा करते हैं, तो ट्रैफिक जाम तो भंडारे की वजह से भी होता है, दुर्गा पूजा होती है उसमें भी होता है, कांवड़ यात्रा पे 1 महीने हाईवे बंद कर दिया उससे भी यानी जितेंद्र जी भंडारे बंद कर देने चाहिए। जो गरीब लोग, अगर उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता है भंडारे की वजह से, ये तो मुझे कंपैरिजन ही समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले, एक आदमी बोलना चाहिए, आप बोलिए, लेकिन आप कुछ तर्क के साथ तो बोलिए। और मैंने पहले भी दोहराया आपको कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो दोबारा से एक बार अपनी बात को रिपीट कीजिए। आप सवाल करके डिफेंड मत करिए। डिफेंड करने की बात नहीं है ना, काउंटर सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर आपने कुछ बोला, मेरे मन में कोई विचार आया, तो वो तो बोलूंगी ना। अगर मैं भी लोगों के बीच में रहती हूँ, ये सवाल लोगों के हैं। मैंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नियम हर मामले में सभी के लिए धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि धार्मिक आधार पर ही हो रही है कार्रवाई? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। अब कह क्या रहे हैं? अरे हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्री भी कह रहे हैं। आपने मुस्लिम देखा, दलित देखा, पिछड़ा देखा, छाती पर गोली मार दी। आपने देखा आपको वोट देने वाला कोई है तो पैर में गोली मार के अरेस्ट कर लिया। तो ये भेदभाव है कि नहीं है? अविरल जी बताइए, भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर भेदभाव किया जा रहा है तो क्यों
क्या कोई सुनिए मैडम, स्पेसिफिक रणनीति बना लिया आपने? ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास बोलना शुरू कर देती हैं। जितेंद्र जी आपका पहले आप बोलना शुरू कर देती, थोड़ा आपसे मैं प्यार से बात कर रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ। जितेंद्र जी मेरी बात को समझिए, अविरल जी से तब तक टेक्निकल इशू आ रहा है, अगर आपके सवाल का जवाब लेने के लिए मैं वहां जा रही हूँ तो आपको परेशानी हो रही है। जितेंद्र जी ऐसे नहीं चलता है, आप यहाँ पर चर्चा के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई भी भाषण नहीं देगा। ठीक है ठीक है, अविरल जी आप अपनी बात रखिए। जितेंद्र जी आपने सवाल पूछ लिया है, आपसे चर्चा हो चुकी है, दोबारा आपके पास वापस आऊंगी। अगर आपको जवाब सुनने में दिलचस्पी है तो 2 मिनट का मौन धारण कर लीजिए प्लीज। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, एक श्रोता होने का भी उदाहरण दीजिए। सुनिए, आपने बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम लिया, ठीक है आप शांत हो जाइए। और आपका ऑडियो भी मैं कहूंगी अपनी टीम से थोड़ा प्लीज दुरुस्त कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। अविरल जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, जहां तक भेदभाव का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, किसी रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और मैं समझता हूं कि अविरल जी आप बोल रहे हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी जितेंद्र जी को आप सुन रहे थे, कितने मामले उन्होंने गिना दिए। नवीन जी भी पूरा डेटा लेकर बैठे हुए हैं, तो उस पर क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट जवाब है। अगर कार्रवाई की बात की जा रही है, एक पक्षीय कार्रवाई की बात की जा रही है, तमाम चीजें की एक तरीके से गिनाई जा रही हैं और इस चीज की दलील दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुसलमानों का उत्पीड़न करने का काम कर रही, शोषण करने का काम कर रही, टारगेट करने का काम कर रही है। तो मैं गिना देता हूं दूसरी ओर, जहां तक विषय केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, जितनी योजनाएं चलती हैं, जनकल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जनता के हित की योजनाएं चलती हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर उससे लाभ होता है। अब नेशनल हाईवेज बन रहा है, उस पे हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। नंबर 2, अगर बात कर जाए मुसलमानों की और योजनाओं के लाभ की, तो ज्यादा लाभ, मैं इस चीज को बेखौफ होकर इस चीज को कह सकता हूं बिना किसी शक के, ज्यादा योजनाओं का लाभ मुसलमानों को इस देश का में जितनी योजनाएं उनका मिला है, क्योंकि मुसलमान पिछड़ा हुआ था, मुसलमान गरीब था, बैकवर्ड था, एक तरीके से अनएजुकेटेड रखने का काम मुसलमान को किया गया। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ मुसलमान को आगे बढ़ाने का चिंता हुई, वो सबके मध्य में है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबरी की, इक्वालिटी की, जो इस देश का संविधान कहता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल स्पष्ट है, इस चीज को जान लेना चाहिए। अगर बिजली पहुंचती है तो मुसलमान के घर में भी पहुंचती है, हिंदू के घर में भी पहुंचती है। आवास योजना का लाभ, मुद्रा योजना का लाभ, सौभाग्य योजना का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ, शौचालय के निर्माण का लाभ, जनधन योजना का लाभ, इसका लाभ अगर मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है और मुसलमान को भी मिलता है। उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी हुई थी वर्ष 2017 में, किसानों की 1-1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी हुई, उसका लाभ हिंदू को भी मिला और मुसलमान को भी मिला, दोनों को बराबरी के साथ मिला। अब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नंबर 1 भारत, मजबूत भारत और एक तरीके से सशक्त भारत की जब बात की जाती है तो उसमें मुसलमान का भी रोल है, हिंदू का भी रोल है। कितना रोल है मुसलमान का? क्योंकि आप बोल रहे हैं उस पर किसी को भरोसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, और जनता के लिए भी यही अच्छा है कि अगर आप इस बात को साबित कर सके कितना रोल है, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कैसे मान लें, यहाँ पर जो हमारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं, जो दर्शक इस समय में देख रहे हैं, कैसे मान लें कि हाँ ये एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, वो ऐसे इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, माना जा सकता है। अगर बात कर जाए मुसलमान की, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात हो, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की बात हो, आरिफ मोहम्मद खान साहब का विषय, वो गवर्नर रहे, बहुत सीनियर नेता हैं देश के। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए नजमा हेपतुल्ला जी की बात हो, या फिर तमाम सारी स्टेट लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान लीडरशिप है, बहुत मजबूती के साथ माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। हम तो इक्वालिटी बिलीव करने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और उसके माध्यम से ही ये देश चलना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। और जहां तक विषय है एक तरीके से मुसलमान का शोषण होने का, अगर राज्य सरकार की कोई स्कीम चल रही है तो उसका लाभ दोनों वर्गों को मिल रहा है, और हम तो खुद निरंतर मजबूती के साथ पर्सनल लेवल पे भी काम कराते हैं। और जहां तक काम कराने का विषय, तमाम सारे काम मैंने मुसलमानों के कराए। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, टेररिस्ट ने एक व्यक्ति की हत्या की थी एक परिवार में, मुआवजा नहीं मिला था, मुआवजे रिलेटेड इशू था, जम्मू कश्मीर का मामला था। डीसी बड़गाम को मैं तत्काल फोन किया और तत्काल उन्हें लाभ हुआ, उनके पक्ष में पूर्ण रूप से कार्रवाई हुई। तो अब तो पर्सनल लेवल पे ही मुसलमानों के हित में काम करते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जितेंद्र जी के सवाल तो और कठिन होते जा रहे हैं आपके लिए। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो बाकी मामले हैं उन पर तो इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, और अगर ऐसा कोई मामला सामने आ जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है।
जो सवाल नवीन जी ने उठाया कि क्या केवल मदरसे ही आपको लगते हैं कि अवैध हैं, क्या केवल मदरसों ने ही कब्जा किया हुआ है, ये तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में भी हैं और पैनल पे तो पूछे ही जा रहे हैं जोर शोर से। नहीं, नवीन जी बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जितेंद्र जी हैं वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। उनके द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं वो जायज है, सवाल उन्हें करना चाहिए विपक्ष में होने के नाते। विपक्ष का यही दायित्व है कि सवाल किया जाए, अपने राजनीतिक विषय सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी देखा जाना महत्वपूर्ण है। रियलिटी ये है कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम किसी का शोषण ना हो इसकी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चिंता कर रहे हैं। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का, हम तो स्वयं कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूज चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से कहा कि आलोचना होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हमारी आलोचना हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे आलोचना हो। यही लेकिन देखिए, सबकी वास्तविकता तो अलग है। आप कह रहे हैं आपकी रियलिटी कुछ और है, जितेंद्र जी कह रहे हैं कुछ और है रियलिटी। जितेंद्र जी, अब तो तारीफ मिल गई आपको एक बार अविरल जी से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, तो अब जरा उनकी राय में सहमत होंगे आप, नहीं होंगे? तो हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे मित्र है, अलग विषय है, वैचारिक मतभेद है, कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं, व्यक्तिगत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, इनका विचार जो है, देश में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मोदी जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक हिंदू 100 लोगों के बीच, 100 मुस्लिमों के बीच सुरक्षित नहीं रह सकता, और मोदी जी कहते हैं कि मैं जहां रहता था वहां आसपास सब मुस्लिम ही रहते थे, और ईद बकरीद के दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था, वहीं से खाना आता था मुस्लिम परिवारों से, वही हम खा के सो जाएगा। सोचिए इनका आपसी विचार कितना मतभेद है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हिंदू 100 मुस्लिम के बीच सुरक्षित नहीं है, और मोदी जी कैसे सुरक्षित है? फिर वो तो प्रधानमंत्री है देश के, मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात के। देखिए, ये धार्मिक राजनीति में और धार्मिक पिच पे भारतीय जनता पार्टी जनता को ना फंसाए। हम तो कहते हैं हिंदू हो या मुस्लिम, उनके त्योहारों को मनाने की पूर्ण आजादी, एक दिन की हो चाहे 5 दिन की हो, वो देनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। बाकी पीडीए का काट ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं मैडम, जो है हिंदू का रट्टा लगाए थे 24 के पहले, वो इनका 24 में असफल हो गया है। वो सब जितना पीड़ित प्रताड़ित था सब पीडीए में आ गया, और ये अयोध्या सीट भी हार गए। और भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसी सरकार बन गई जिसको 2 सेकुलर बैसाखियों की जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार और नायडू। सोचिए, बीजेपी की सरकार आज देश में है तो 2 सेकुलर नेताओं की बदौलत है। अगर वो 2 सेकुलर नेता चेत जाते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। और माननीय अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इनको नकार ही दिया था कि सरकार बनाने के काबिल बचते, इनको इस लायक बना दिया था कि इनको कटोरा लेके नीतीश और नायडू के सामने जाना पड़ा था मैडम सरकार बनाने के लिए। तो ये पीडीए की काट न ढूंढ पाने की वजह से इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। आप सोचिए मैडम, बनारस में पीडीए की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात। अविरल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जितेंद्र जी, देखिए नवीन जी 10 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि नवीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। फिर आप दोनों अपना जिस तरीके से आप बहस करते हैं, बोलिए। आपके पास 10 सेकंड 20 सेकंड है, बोलिए। की बात कह रहे हैं। देखिए मैडम, हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, इन्होंने हिंदू की खिलाफ कार्रवाई की है। इन्होंने अयोध्या में ऐतिहासिक मंदिर, सहस्त्रों वर्ष पुराने, बनारस में सहस्त्रों वर्ष पुराने पौराणिकता खत्म कर दी देश की, ऐतिहासिकता खत्म कर दी इन लोगों ने देश की। ये वो लोग हैं जो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सबके लिए खतरा है देश में। हम तो इसको सीधे के तौर पे आरोप लगाते हैं। मैं अविरल जी से बाद में पूछूंगी कि अगर ना हिंदू के लिए कुछ कर रहे हैं ना मुसलमान के लिए कुछ कर रहे हैं, वोट कहां से आ रहा है उनके पास? हर बार 2017 से लगातार हैं सत्ता में, कहां से वोट ला रहे हैं? अविरल जी से बाद में पूछूंगी। लेकिन नवीन जी, देखिए, इससे पहले जब मैंने सवाल किया तो मैंने एक पक्ष की तरफ से पूछा कि मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो परेशानी क्या है, अगर वो गैर कानूनी है, नियमों के खिलाफ है, कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्या है? दूसरी तरफ से तमाम चीजें गिना दी गई, भंडारा होता है दिक्कत होती है, लोग जब कांवड़ यात्रा होती है तो दिक्कत होती है। तो क्या जो पक्ष पे आरोप लग रहे हैं वही आरोप क्या विपक्ष पर भी ठीक साबित होते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसी ही बात सामने आ रही है, कोई अपने एक समुदाय के लिए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दूसरे समुदाय के लिए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भावना जी, देखिए, ऐसा है कि समुदाय तो बांटे गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। और अविरल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं,
बहुत अच्छी उन्होंने जो बात कही, लेकिन वो बात क्या इनकी पार्टी के गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी ये लोग समझेंगे? केशव प्रसाद मौर्य ये लोग समझेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि समझेंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं अविरल जी और मैं पसंद करता हूं, उनके साथ डिबेट होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रश्न ये है, दूसरी चीज एक और है, अतिक्रमण। अब जैसे गाजियाबाद के मदरसे का प्रकरण चल रहा है कि साहब वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है, तो क्या बिल्कुल उसने उतना नाप के बनाया कि इतनी जमीन सरकारी है, बाकी अगल बगल की सारी बातें ठीक है, वो सब सही है, वहां कोई किसी ने कब्जा नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं भी आप चले जाइए, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया या तालाब पे कब्जा हुआ तो एक भवन तो बना नहीं है, उसमें तो 25-25, 40-40 भवन बन गए, तो वो तो सारे के सारे अवैध हुए ना। फिर तो बुलडोजर एक लाइन से चलना चाहिए। लेकिन अब एक चीज आप देखिए कि अगर बुलडोजर को हम जस्टिफाई कर दें कि साहब केवल अवैध निर्माण पे चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश के शहर आधे रह जाएंगे, आधे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पुराने शहर हैं, खासकर तो नए शहरों में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्रणाली बना ली है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो सिस्टम की सच्चाई सुनिए। कंप्लीशन आप ले लेते हैं बिल्डिंग का, कंप्लीशन जैसे ही आपको मिला और उसके बाद जो तोड़फोड़ करके एक्स्ट्रा एरिया और ये सब बनाया जाता है, और ये प्रणाली पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, कि एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितने आर्किटेक्ट, कितने प्लानिंग के अधिकारी दंडित किए गए आज तक, किस किस को भ्रष्टाचार में जेल भेजा गया। मैं तो 2017 से 2026 में बैठे हैं, हम 9 साल हो चुके हैं। आज की तारीख में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचारी कौन था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ये अवैध निर्माण हो कैसे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। नवीन जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, आपका ऑडियो भी नहीं मिल पा रहा है, आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन अविरल जी, जिस तरह आपने सुना, आपके व्यक्तिगत संबंध हैं जितेंद्र जी के साथ, लेकिन इसके बावजूद आप उनको ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आप नहीं है उनके खिलाफ, आप मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद आप उनको आप पर विश्वास नहीं है कि आपने पर्सनल लेवल पर भी लाभ के लिए काम किया होगा या नहीं। इस बात को लेकर तो अभी संशय बना हुआ है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी में ही विचारों का अलग कुछ भाषण बता रहे थे, बयान उन्होंने कोट किया है। जवाब दीजिए। मुझे बोलना है या जितेंद्र जी? नवीन जी, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया था, अविरल जी से उनके पास में गई थी। ठीक है, ओके जी, ओके। अविरल जी जवाब दीजिए। आप बोलिए। अविरल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय नवीन जी का, जो इनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं जितेंद्र जी के द्वारा, लेकिन जो धरातल पे मौजूद है, योगी जी की, हमारी जो सरकार की मंशा है स्पष्ट है। हर वर्ग का विकास होना चाहिए और हर जिला विकसित होना चाहिए, मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ये धरातल पे होता हुआ भी नजर आ रहा है। जितनी भी योजना तमाम सारी हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट होती है, सबका हेतु। जरा मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। देखिए, अब मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। जितेंद्र जी को एक बार स्क्रीन पर लाइएगा। धरातल पर दिख रहा है, ये दावा किया जा रहा है और कई बार बोल भी चुके हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र जी, आप जरा बताइए, धरातल पर है नहीं है? और नहीं है तो आंकड़ों के साथ बात कीजिएगा, तथ्यों के साथ बात कीजिएगा। अविरल जी। अविरल जी जो है वो यूनिवर्सिटी के कुलपति की तरह है, जो छात्रों की फीस बढ़ा देता है और जब धरना प्रदर्शन होता है तो प्यार से समझा भी देता है। यानी ये पब्लिक पर अत्याचार कर भी देते हैं और बाद में उसको किसी न किसी तरह से संतुष्ट करने का नाकाम प्रयास करते हैं, जैसे कुलपति साहब यूनिवर्सिटी में करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता, छात्र संतुष्ट नहीं होते। धरातल की स्थिति ये है मैडम, शहरों शहरों में अवैध निर्माण है और ये अवैध निर्माण अधिकारियों को पैसा देकर कराए गए। इधर 10 साल में जिस तरह का अवैध निर्माण बढ़ा है अधिकारियों की मिली भगत से, बताइए, पहले बनवाते हैं, फिर बाद में जब कोई शिकायत कर देता तब गिरवाते हैं। तो ये स्थिति अयोध्या के पास, आप मैडम सुनिए, अयोध्या के पास जितनी 10 सेकंड में मैंने उन्हें भी रोका था क्योंकि आपका सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, और अब 10 सेकंड में आपको भी रोक रही हूँ। अब अविरल जी जवाब देंगे। बिल्कुल।
देखिए, मैं उसी चीज को कह रहा हूं पर्टिकुलरली, जिस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे मनगढ़ंत तरीके से जो लगाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जाता, तो रियलिटी क्या है वो सबको मालूम है, क्योंकि सबका हित हो रहा है तो सबको मालूम है, और मुसलमान हमें वोट देते हैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। जो इस देश के मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, सब हमें वोट देते हैं, चाहे उसमें एक तरीके से 3 तलाक के बिल का विषय हो, और मुसलमान के हित की बात अगर पर्टिकुलरली कर ली जाए तो केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं के बाद किसान सम्मान निधि मिलती है, हिंदू किसान को मिलती है, मुसलमान किसान को मिलती है, उसमें ऐसा तो है नहीं खाली हिंदू किसान को मिलेगी, और उसके साथ साथ फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ मिलता है, वो हिंदू किसान को मिलता है, मुसलमान किसान को मिलता है, वो तो एलिजिबिलिटी के अनुसार मिलता है। और एलिजिबिलिटी में कहीं भी ये तो लिखा नहीं हुआ है कि ये हिंदू होगा तभी मिलेगा, या हिंदुत्व को मानेगा तभी मिलेगा, या बीजेपी को वोट देगा तभी मिलेगा। मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है। ये देश संविधान के आधार पर मजबूती के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ देश प्रगति कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है जितेंद्र जी, अब आपके सवालों का जवाब तो मिल गया है, लेकिन उनके जवाब पर आपको भरोसा कितना है वो तो आपकी मुस्कान से मुझे पता चल रहा है कि बिल्कुल भी संतोष तो आपको हुआ नहीं है, ना विश्वास हुआ है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि स्कीम्स का लाभ तो सभी को मिलता है। अब ऐसे में अगर जो गैर कानूनी उस पर कार्रवाई करने का हक भी तो प्रशासन रखता है और शासन रखता ही है। कैसा है, अयोध्या के पास जितनी क्रीम जमीन है मंदिर के आसपास, सब भाजपा के लोगों ने, पूंजीपतियों लोगों ने, माफिया लोगों ने, लैंड माफियाओं ने खरीद ली है, और भी औने पौने दाम पर, शासन प्रशासन के दम पर। जितना अवैध काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं सरकार में, और जितना सरकार का संरक्षण मिला हुआ है इस कामों में, इतना तो कभी हो नहीं सकता है। तो ये कह देना, यही आरोप एक बार अविरल जी और जितेंद्र जी आप दोनों ही 1 to 1 कर लीजिए, क्योंकि आप सेम आरोप लगाते हैं, सेम आरोप उधर से भी लगते हैं। अविरल जी, जितेंद्र जी स्क्रीन पर लाइए, जवाब दीजिए अविरल जी। हमने तो सच बात बोलिए अविरल जी। देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक विषय है घर तुड़वाने का, जितेंद्र जी को बहुत अच्छे से मालूम है, नवीन जी को भी मालूम है, हम तो घर बनवा रहे हैं, बल्कि घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं आवास योजना के माध्यम से, आवास योजना शहरी, आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत मजबूती के साथ मकान बनवाए जा रहे हैं, और सबके बनवाए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, हर वर्ग की चिंता करना इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है, और माननीय मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में उनके मजबूती के साथ बखूबी इसकी चिंता की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मजबूती के साथ जिस प्रकार से हम काम करें उसी के आधार पे मैं सोचता हूं 2014 में हम आए, उसके बाद 2019 में जिस प्रकार सरकार बनी, 2024 में बनी, उत्तर प्रदेश में 17 में बनी, फिर 22 में बनी, अब फिर रिपोर्ट कार्ड के साथ हम मजबूती के साथ जनता के मध्य जा रहे हैं। अब जनता पूर्ण रूप से फैसला करेगी और रिपोर्ट कार्ड मोहर लगाने का काम करेगी, ऐसा पूरा भरोसा। रिपोर्ट कार्ड पे कितना नंबर देती है जनता, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अविरल जी। इससे पहले जितेंद्र जी से ही समझ लेते हैं, बताइए जितेंद्र जी। ये अब रिपोर्ट कार्ड तो इनका जनता ने 2024 से बनाना शुरू कर दिया। अब यही रिपोर्ट कार्ड रहने वाला है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, उसमें दलितों और पिछड़ों की नौकरी छीनी गई मैडम, 27% आरक्षण जो मिलना था वो 3.86 दिया गया है। अविरल जी किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है, सबको बराबर हक दे रही है? 27% आरक्षण संविधानिक है, दलितों का 21% है मैडम, तो इन्होंने उनको 16.8 दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन ये सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती वाले नौजवानों के साथ आज तक न्याय नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे दलितों और पिछड़ों को नौकरी दिया जाए। 19,000 नौकरी इन्होंने छीन लिया दलितों पिछड़ों का। और सुनिए, ऐसी क्या उनकी, जब ये आरोप लगाते हैं आप जितेंद्र जी, क्या आधार है, क्यों ऐसी क्या पर्सनल आपको दुश्मनी लगती है कि मैडम जी? इसका आधार ये है कि 3 साल से वो नौजवान जगह जगह प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। जमीन पर, सड़क पर, तपती धूप में 40-50 डिग्री पाले पर लेट कर सरकार को अपनी आवाज दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और ये कह रहे हैं हिंदू को भी मिल रहा, मुस्लिम को भी मिल रहा। हाँ, आप इस बात से मुझे एक सवाल याद आ गया जो मुझे पहले अविरल जी से पूछना था, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई थी। उसी सवाल के पास आऊंगी अविरल जी आपके पास, लेकिन
आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हिंदू के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वोट कहां से आ रहे हैं? अविरल जी जवाब दीजिए। और देखिए, मुद्दा शुरू हुआ था कि अगर मदरसे और मस्जिदें अगर गैर कानूनी हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, तो इसमें आरोप लगाने की क्या बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि चर्चा का विषय धीरे धीरे पीडीए पर शिफ्ट हो गया है, तो इतना तो तय है कि चुनाव में अब इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों ही दल, आप उन पर आरोप लगाइए, आप उन पर आरोप लगाइए, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अविरल जी जवाब दीजिए। क्या हुआ जितेंद्र जी? पीडीए में सब है, 20% ब्राह्मणों को इन लोगों ने मार दिया है सरकार में। ठीक है अविरल जी जवाब दीजिए। 40% में केवल ब्राह्मण और मुस्लिम मार दिए, 40% में केवल ब्राह्मण और मुस्लिम मार दिए। देखिए वो सब तो ठीक है, वो सब चीजों का जवाब देंगे अविरल जी। अविरल जी बोलिए। किसी को मारते हैं, उसके लिए कोर्ट है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। जितेंद्र जी जरा बोलने देंगे। सरकार न्याय का प्रतीक समझती है, गलत है मैडम। बोलिए आप अविरल जी, आपका समय शुरू हो गया, आप बोलिए। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण तो पूजनीय है, हम तो ब्राह्मण को पूजनीय कहते हैं, पूजनीय मानने वाले लोग हैं। और मैं खुद भी जाट कम्युनिटी से आता हूं, हम तो ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते रहे, भविष्य में सम्मान सब लोग करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता। हमारा तो स्पष्ट मानना है, अगर बात कर जाए हिंदू संस्कृति की, एक तरीके से राष्ट्र की संस्कृति की, तो उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है, ये हमारी धरोहर है पूर्ण रूप से। और उसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। अगर एक तरीके से जनता के हित की बात कर जाए, तो जनता का हित कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, इसी के आधार पर मोदी जी की सरकार मजबूती से चल रही है। लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कि आप कैसे हित कर रहे हैं, जब आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तो ये हित कैसे पूरा हो रहा है, कैसे लोगों को मिल रहा है। अभी नवीन जी भी बोल रहे थे कि क्या जगह जगह अतिक्रमण नहीं हो रहा है, और जिस तरह से अब तो आप पर ये भी आरोप, चलिए अभी तक कम से कम आप हिंदुओं के तो थे, लेकिन अब तो जितेंद्र जी की बात सुनने के बाद तो ये विचार सामने आ रहे हैं कि अब तो आप हिंदुओं के भी नहीं रहे, तो अब मंदिरों पर भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी क्या कुछ दिन बाद? देखिए राम मंदिर निर्माण सब, बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राम मंदिर निर्माण हुआ, सफलतापूर्वक राम मंदिर निर्माण हुआ, सबके मध्य में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 100% उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से मजबूती के साथ हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन रहा, किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं आई। 370-35 से समाप्त हुआ, बड़े शांति के साथ काम हुआ। जम्मू कश्मीर भी शांति का विषय हो, आतंकवादियों को समाप्त करने का विषय हो, या फिर पत्थरबाजी को समाप्त करने का विषय हो, या चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का विषय हो, पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात कर जाए तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने का विषय हो, और उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है अविरल जी, आप जवाब कहां तक लेके चले गए? पाकिस्तान, अभी फिर जितेंद्र जी मुझे बोलने लगेंगे कि अगर वो विषय से भटके, मैंने जैसे उन्हें टोका फिर वो बोलने लगेंगे कि आप तो अविरल जी को बोलने दे रहे हैं। वो बिल्कुल, देखिए वो इशू जो है वो कलेक्टिव है, वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी। मैं इसी चीज को कह रहा हूँ, जो साझा संस्कृति है, वही तो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ कलेक्टिव रहने कहाँ दिया है, वो यही तो तब से आपको कह रहे हैं कि कलेक्टिव आपने कुछ नहीं रहने दिया है, सब अब आपने समुदाय के हिसाब से बांट दिया है। बिल्कुल, देखिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं भी वही समझाने का कार्य और प्रयास कर रहा हूं, और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और योजनाओं को गिनवाकर पूर्ण रूप से कर रहा हूं। जिस तरीके से जो योजना चली है उसका लाभ सबको मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कें बनाई है तो उसका लाभ सबको मिला। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में, तमाम सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो परिवर्तन आया, रूरल डेवलपमेंट हुआ, अर्बन डेवलपमेंट हुआ, वो सबके मध्य में है और सबको उससे लाभ हुआ। और मैं समझता हूँ जो टूरिज्म सेक्टर में देश के अंदर जो एक तरीके से परिवर्तन आया है, उससे सबको लाभ मिला है। जो दुकानदार है उन्हें भी लाभ मिला है, और जो टूरिस्ट स्पॉट बने वहां पे सबको लाभ मिला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं समझता हूं उसमें कोई भेद किसी रूप में नहीं है कि हिंदू को लाभ मिला, मुसलमान को नहीं मिला। तो ये पूर्ण रूप से जो आरोप है ये गलत है, और अटल जी की सभ्यता को, अटल जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अविरल जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। और अब क्योंकि नवीन जी के पास मुझे जाना था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि उनके पास ही चले जाते। बताइए जितेंद्र जी। कश्मीरियत की बात और जमहूरियत की बात अटल जी ने की थी, तो हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, अगर बात कर जाए मुस्लिम समुदाय की, उनके बिना हिंदू का काम ही नहीं चल सकता। हर जगह अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पे, हिंदू मुस्लिम सब दोस्त है। ठीक है अविरल जी, ठीक है जितेंद्र जी। ये आप एक तरफ सबको बराबर बता रहे हैं, और एक तरफ आपकी सरकार के लोग दलितों पिछड़ों का नौकरी और आरक्षण छीन ले रहे हैं।
तो ये बराबरी कैसे हुई? जब आपने 19,000 नौकरी दलित पिछड़ों का छीन लिया, हो सकता है आप मीठा मीठा तर्क देके मुझे निरुत्तर भी कर दें। तर्क मीठा कहाँ होता है जितेंद्र जी? तर्क तो अगर तर्क सही होता है तो कड़वा ही होता है। सुन लीजिए, हो सकता है बहुत मीठा अच्छा तर्क देके मुझे निरुत्तर कर दे, लेकिन क्या आप उन बच्चों को निरुत्तर कर पाएंगे जिनका आरक्षण छीना गया है? 27% की जगह 3.86 दिया गया है पिछड़ों को, दलितों को 21 की जगह 16.8 दिया गया है। क्या मुख्यमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार उन बच्चों के बीच खड़ा होकर कह सकती है कि हमने तुम्हारे साथ न्याय किया है, हमने तुम्हारी नौकरी छीनकर, तुम्हारा आरक्षण छीनकर हमने तुम्हारे साथ बराबरी का हक दिया है, हमने तुमको बराबरी का सम्मान दिया है? जैसा भाषण आप मीठा देते हैं, जरूरी नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन उसी रूप में हुआ हो। बिल्कुल। अब चलिए देखिए नवीन जी, ठीक है जितेंद्र जी, आप तो कह रहे थे कि हो सकता है मुझे निरुत्तर कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास शब्दों की कोई कमी है, क्योंकि नवीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी, जिस तरह की बार बार तो यही कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अच्छा कुछ मुद्दे भी गिना दिए कि हम तो कलेक्टिवली कार्रवाई करते हैं, कलेक्टिवली हम हर एक मुद्दे को देखते हैं जिससे हर समुदाय को फायदा हो। और ये बात वैलिड भी है कि जब राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कोई स्कीम लागू की जाती है तो उसमें हिंदू मुसलमान तो देखा नहीं जाता, 3 तलाक जैसे काम भी सरकार की ओर से ही किए गए हैं। तो ऐसे में क्यों ये समझा जाए कि हाँ मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, सरकार कहीं की भी हो, कोई भी हो, वो कोई भी योजना लाती है, वो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर नहीं आती है, वो सभी के लिए समान रूप से जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उसका लाभ मिलता है। मैं तो एक चीज और कहूंगा जो अवरल जी भूल गए, सौगाते मोदी ईद पर मोदी जी ने दिया, मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को ऐसा कभी कुछ लाभ मिला नहीं। चाहे वो गरीब हिंदू होली पर उसके घर में कुछ भी न जलाओ, चाहे दिवाली पर, लेकिन उसको कोई लाभ कभी किसी तरीके का ऐसा दिया नहीं है। जैसे सौगाते मोदी ईद पर दिया था, तो भैया दिवाली होली पे भी गरीब हिंदुओं को दे देते। तो मैं समझता कि आप समान भाव से काम कर रहे हैं, आप केवल वोट तलाशते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं एक और चीज कह रहा था, अभी बड़ा गंभीर विषय आया आरक्षण का, जितेंद्र भाई ने बड़ा मुद्दा उठाया। प्रश्न ये है कि आरक्षण की वास्तविक जरूरत है किसे? जितेंद्र भाई को तो नहीं लगता है मुझे कि आरक्षण की आवश्यकता होगी, संपन्न है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के परिवार में किसी को आवश्यकता नहीं होगी कि उनको कोई पिछड़े वर्ग का आरक्षण चाहिए। तो भाई साहब, मेरा तो निवेदन ये है कि आपके अपने समाज के पीछे अगर मुड़ के आप देखेंगे तो चाहे वो निषाद समाज हो, मल्ला समाज हो, राजभर समाज हो, तमाम समाज हो, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 2 टाइम की रोटी उनको नहीं मिलती है। उसके लिए जो एक कैपेक्स लगाया गया इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कि भाई 8 लाख से ऊपर की आमदनी अगर आपकी है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, यही कैपेक्स लगा दो पिछले वर्ग में। और मैं कहता हूं आरक्षण 50 नहीं 70% कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? कम से कम उस व्यक्ति तक को लाभ तो पहुंचेगा यार, जो वास्तविक में उसका जरूरतमंद है। दलित समाज में आज तक आप आजादी के 75 वर्ष के बाद देख लो, कितने दलितों का उत्थान हुआ इस देश? कुछ भी नहीं हुआ है। केवल एक पर्टिकुलर वर्ग है जो क्रीमी लेयर बन गया, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता जा रहा है, उसका भतीजा बनता जा रहा है, उसका दामाद बनता जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक जरूरतमंद दलित है वो तो आज भी अपनी उसी पायदान पर खड़ा है जहां वो था। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसका चिंतन होना चाहिए। केवल आरक्षण देखिए समाज के बदलाव के लिए है, राजनीति के लाभ के लिए नहीं है। मैं बड़ी बात बोल रहा हूं। आरक्षण जब लाया गया था वो सामाजिक बदलाव के लिए लाया गया था, सामाजिक उत्थान के लिए, उन वर्गों के, उन समाज के लिए लाया गया था जो माने जाते थे कि बहुत पीछे हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सही बात आपने उठाई और आरक्षण का जो उद्देश्य था उसको लेकर भी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। लेकिन ये बात आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बात मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ये बात ना अविरल जी एक्सेप्ट कर पाएंगे ना जितेंद्र जी, क्योंकि सबकी अपनी रणनीति है। किसी के आरोप एक पक्ष को लेकर, किसी के आरोप दूसरे पक्ष को लेकर। अब बहरहाल चुनाव में कितना इसका असर होता है वो हम देखेंगे। तो समय मेरे पास कम है, 10-10 सेकंड सबके पास, प्लीज लास्ट रिएक्शन। अविरल जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, केवल 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए अगर बात कर जाए सबके लिए इक्वल राइट्स की, तो बेटी बचाओ योजना चली, वो सबके लिए चली, और चाहे वो हिंदू बेटी हो या फिर मुस्लिम बेटी हो। और उसके साथ साथ अगर जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ, हर घर जल पहुंचाने की बात हुई, तो वो हिंदू के घर में भी गया, मुसलमान के घर में भी गया। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय अब इतनी ही इजाजत देता है। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा होगी किसी और मुद्दे पर। बहरहाल आप सभी का धन्यवाद आपके समय के लिए। तो मुद्दा गर्माता जा रहा है, सत्ता पक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं,
लेकिन कोई भी, सबकी अपनी अलग वास्तविकता है, कोई एक दूसरे के रियलिटी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, जरा भी किसी को भरोसा नहीं है। अब जनता को किस पर भरोसा है ये तो चुनाव में पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो माहौल ऐसे ही गर्माता रहेगा और हर मुद्दे पर ऐसी ही राजनीति आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट।